फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक बार फिर से हम अपने चैप्टर को लेके आए हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन डील कर लिया था। एसिड बेस साल्ट भी दूसरा चैप्टर हमने डील करके एक एक क्वेश्चन चुन चुन के एनसीईआरटी इंडेक्स के हो या लास्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा लिए गए थे। अच्छा, बाद में बच्चों ने ये कहा कि सर मेटल और नॉन मेटल का भी करा लीजिए, उसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे केमिस्ट्री का, तो करते रहेंगे। तो एक सीरीज बन के आता रहेगा, ठीक है ना। 22 नंबर है तो एक सीरीज बन के आता रहेगा, ठीक है ना। अल्टरनेट पे क्लासेस 2-2 3-3 दिन या एक हफ्ते के अल्टरनेट पे अंदर देके आपको आता रहेगा ये एनसीईआरटी इंडेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अच्छा, सब कुछ स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि बेटा अगर आपने मेटल नॉन मेटल नाम की चैप्टर को पढ़ रखा, अभी पढ़ा नहीं होगा बिकॉज अभी तो समर वेकेशन का टाइम चल रहा है बच्चों के स्कूल में। एसिड बेस साल्ट नाम के चैप्टर को खत्म कर दिए हो अगर टीचर, तो बहुत अच्छी बात है, जिसका एनसीईआरटी और इंडेक्स का सॉल्यूशन मैंने अपने वीडियो में करा रखा, आप लोग देखे भी थे। अच्छा, मेटल नॉन मेटल चैप्टर के बारे में अभी आपको कुछ पता तो होगा नहीं। अगर आपको पढ़ लिए हैं, पता है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे साथ आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाया जाए। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ नहीं पता, जीरो हुआ, तो जाके प्लेलिस्ट में सर्च करिए मेटल और नॉन मेटल का 1 घंटे 15 मिनट का एक वीडियो है जो कि पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाएगा कि इस चैप्टर में किस चीज को बताना है। हाँ, एक बात, ये कोविड के टाइम में जो टॉपिक डिड्यूस हुई थी, है ना, रिडक्ट कर दी गई थी, काट दी गई थी, जिसको ये क्या बोलते हैं कि मेटलर्जी का जो टोटल सेक्शन आपका था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को किस प्रकार से निकालते हैं, उस कटी हुई टॉपिक को उस वीडियो में मैंने नहीं पढ़ा रखा है। और चूंकि ये वाला जो नया सिलेबस आया, इसमें कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं है जो आपको वो काट दी गई, कट किया गया हो आपके सिलेबस, तो उसका मैं अलग से एक पार्ट 20 मिनट का लेके आऊंगा सीरीज, उसको आपको कवर करा लूंगा। आज हम तुरंत स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल्स के इंडेक्स क्वेश्चंस को। और मैं आपको इस बार भी बताऊं कि बेटा आप अपने हाथ में, आपने सामने एक एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखेंगे। मैं पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलता जाऊंगा, सॉल्यूशन देता जाऊंगा, क्वेश्चन तुम मिलाओगे, सॉल्यूशन मेरा होगा, अच्छा होगा, सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 की बात हम करने वाले हैं आज। चैप्टर नंबर 3 क्लास कौन सा है, तो क्लास 10th की बात आज होगी। हाँ, ये सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों देख के समझ सकते हैं। ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो भी देख के समझ सकते हैं, वो तो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। मैं उतना इंग्लिश भी नहीं बोलता, इंग्लिश जो बोलता हूँ उसका हिंदी भी बताता हूँ। तो केमिस्ट्री की बात होगी, और केमिस्ट्री में बेसिकली अगर देखा जाए बेटा चैप्टर कौन सा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नाम है इसका मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का एक बार मैं बताऊं कि जाके पहले पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देख के आएंगे। फिर ये एनसीईआरटी इंडेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मतलब कुछ है ही नहीं, एकदम छोटे छोटे सी बातें पूछ रखा है। सबसे पहले आता है पेज नंबर 40 पे। सबसे पहला इंडेक्स का क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो यही है इंडेक्स क्वेश्चन। मतलब अगर बच्चे नहीं समझ पाते तभी समझ रहे होंगे, जो किताब के बीच बीच में क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है उसको इंडेक्स बोलते हैं, और एक्सरसाइज का मतलब एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर 40 पे सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल्स व्हिच। आपको एग्जांपल देना, पहले में कई ऑप्शन है, ए पॉइंट। कह रहा है कि उस मेटल का एग्जांपल दीजिए इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हुआ करता है। तो सबसे पहला नाम तो आप ये जान लीजिए कि एक तो हो गया मरकरी, आपका मरकरी, सिंबल जिसका होता है Hg, और लिखना चाहे तो लिख लेना गैलियम, सिंबल जिसका होता है Ga, हाँ 2 रहे। अच्छा, इसी में दूसरा पार्ट आपसे पूछ लिया बाबू कि कैन बी इजीली कट विद नाइफ। आपसे कह रहा है कि ऐसे मेटल का एग्जांपल बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो। लड़के ने कह दिया कि मरकरी और गैलियम होता है। आपसे कहा ऐसे मेटल का नाम बताइए जो कैन बी कट इजीली बाय नाइफ, नाइफ के हेल्प से आसानी से कट कर दिए जाते हैं। तो सबको पता है, आप पोटेशियम लिख दो, सिंबल इसका के होता है। आप सोडियम लिख दो, सिंबल इसका Na। ये सॉफ्ट मेटल के अंदर आते हैं, इनको नाइफ से नहीं तो हाथ से ही ऐसे तोड़ा जा सकता है। ये अच्छे क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं। सी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ
इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल ऐसा है जो हीट का बेस्ट कंडक्टर है? तो मैं आपको बताऊं, कॉपर, सिंबल जिसका होता है Cu, एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है A, और डी शायद ये लास्ट पोर्शन है क्वेश्चन का, इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मेटल का नाम बताओ जो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, और बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार पूछा जाता है, याद कर लो नाम बाबू, इसको लेड बोलते हैं, Pb। और ये लेड सिंबल Pb आने का मतलब, Pb का मतलब होता है प्लम्बम। ये प्लम्बम इसका ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक नेम है, जहां से डिराइव किया गया इसको Pb, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। देखो ये दूसरे क्वेश्चंस की बात कर रहा है, पहली बात कर रहा है मैलिएबल की, पहली बात किसकी कर रहा है? मैलिएबल की कर रहा है कि ये मैलिएबल क्या है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है डक्टाइल क्या है। तो मेरे भाई चैप्टर कॉन्सेप्ट में तो सब चीजें एकदम भर भर के बताया हूँ, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। मैलिएबल का मतलब ऐसा होता है कि ये मैलिएबिलिटी देखा जाए या डक्टिलिटी देखा जाए या सोलरिटी देखी जाए, ये मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है, विशेष प्रॉपर्टी होता है, जो कि मेटल्स को हम हैमरिंग करके, हैमरिंग मीन्स हथौड़े से पीट के थिन शीट के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं, और उन्हीं मेटल्स को स्ट्रेच करके वायर बनाया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। मैलिएबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be converted into thin sheet by hammering, है ना। हैमरिंग के हेल्प से इन्हें थिन शीट में बदला जा सकता है। और इसमें मैं दूसरा पॉइंट भाई पूछा है कि डक्टिलिटी क्या होता है, ये भी बता दो। तो डक्टिलिटी भी मेटल का एक प्रॉपर्टी है, इट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कह लेना, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच अ मेटल कैन बी चेंज, metal can be changed in thin wire, वायर के फॉर्म में अगर मेटल को चेंज किया जाता है तो डक्टिलिटी, थिन शीट पतली चादर के फॉर्म में अगर मेटल को चेंज किया जाता है तो मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो पेज नंबर 40 पे ये दो क्वेश्चंस थे, बड़े आसान से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, और आसानी से हम लोग ने कर भी लिया। चलिए धीरे धीरे हम आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे कौन सा क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ किताब वगैरह आप लोग सामने फ्रंट पे ओपन करके अच्छे ढंग से लिख के समझते चलेंगे तो और मजा आएगा। जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ रखा वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक बार देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे आप चलते हैं, देखते हैं कि पेज नंबर 46 पे कुछ क्वेश्चन और अच्छे आ चुके हैं, तो चलो हम बात करते हैं पेज नंबर 46 की। और पेज नंबर 46 पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किताब में देखो सब क्वेश्चन मिलेगा, मैं एनसीईआरटी रखा हूं, देख रहा हूं। व्हाई इज द सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल? बढ़िया क्वेश्चन है कि सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर डुबाकर क्यों रखते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन, आप सीधा ये कह रहे हैं कि सर सोडियम आयन मेटल हो या पोटेशियम मेटल हो, बहुत दिन से आप ये सुनते आ रहे हैं कि दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और आप ये भी कहते हो ना कि पानी में आग लगाने की कंडीशन होती हो, है ना, फायर इन द वाटर कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सोडियम मेटल। अगर सोडियम मेटल के छोटे से टुकड़े को पानी में फेंकोगे ना तो आग लग जाएगी, जलने लगेगी। तो आप ये कह लेना सीधे सीधे कि सोडियम मेटल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलना स्टार्ट कर देता है। पानी की तो बात छोड़ो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलना स्टार्ट करता है। यही रीजन होता है कि उसको डुबा के केरोसिन ऑयल में रखते ताकि उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से ना हो। मैं आंसर लिखने के लिए लिख देता हूं, बिकॉज it is more reactive metal, because it is more reactive metal and combined with oxygen and combined with
ऑक्सीजन टू स्टार्ट वॉल्स, जलने लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जलना स्टार्ट कर देता है। सिंपल से लाइन में आंसर लिखेंगे, समझ में चीजें आनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा आंसर लिखते हो कितना छोटा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और दूसरे क्वेश्चन में 2-3 पार्ट है और एक पार्ट को देखा जाएगा। पूछ रहा है कि आयरन राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, कुछ रिएक्शन दे रखा है उनके लिए आपको इक्वेशन देना है। किसके लिए देना है? तो पहला बोल रहा है कि आयरन विथ स्टीम, आयरन विथ स्टीम, मैं यहां लिख देता हूं आयरन विथ स्टीम। आयरन का मतलब तो दुनिया जानती, बच्चे भी जानते कि सर Fe की बात होती है। स्टीम का मतलब हो गया भाप, वेपर बोलो, और वेपर हो या आइस हो या वाटर, तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है ना। अरे वेपर लिखोगे वाटर वेपर, आइस लिख लो बर्फ लिख लो, या सिंपल वाटर लिख लो। कोई पूछे इन तीनों का फॉर्मूला क्या अलग अलग होता है क्या? अरे तीनों का फॉर्मूला H2O होता है, उनका फिजिकल स्टेट चेंज होता है तब वो तीन चीज बन जाते हैं, फॉर्मूला एक होता है। दैट मींस स्टीम के जगह भी मैंने लिख दिया H2। और ये रिएक्शन याद करने वाली है थोड़ी सी, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो लिख लेंगे। यहाँ पे जो बनाएगा वो बनाएगा Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इक्वेशन बैलेंसिंग को थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चे, बैलेंसिंग सीखेंगे, सिखाया हूँ मैं चैप्टर पहले में, तो बैलेंसिंग इसकी आपको करते जाएंगे, इससे प्रैक्टिस भी बनेगी। सेकेंड पार्ट इसका क्या है? कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। चलो भाई पहले कैल्शियम को देख लेते हैं। कैल्शियम विथ वाटर, कैल्शियम विथ वाटर। अच्छा, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, वाटर का फॉर्मूला H2O होगा क्या? ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज होती है। आ गया ना अंतर देखने में। आप कह सर आयरन से रिएक्शन कराए तो ये तो आयरन ऑक्साइड ही बना के छोड़ दिया, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो ये मैंने बोला ना कि प्रैक्टिस की बात है, आपको इतनी चीजें जाननी होंगी, बिकॉज ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये स्टीम है ना। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल वाटर से रिएक्शन करते, कुछ ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से रिएक्शन करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो न नॉर्मल से न हॉट से, वो सीधा सीधा स्टीम से ही रिएक्शन करते। तो ठीक है, उसको हमें जानना पड़ेगा। अच्छा, इसी में तीसरी बात, बी पॉइंट में तीसरी बात बोल रहा है कि पोटेशियम विथ वाटर, तो पोटेशियम को भी लिख लेते हैं, क्या करना है पोटेशियम विथ वाटर। तो एक बार इन सब जो इनके प्रोडक्ट आ रहे हैं ना रिएक्टेंट्स के, उनको लिख के कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। मैंने लिखा पोटेशियम प्लस वाटर, फिर क्या बनाएंगे? तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। आप लोग को इतनी बातें पता है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, और तीसरा क्वेश्चन में टेबल दे रखा है। अब तो ना ये जो तीसरे क्वेश्चन के टेबल की बात है वो मैं तुमको बता दूं। क्वेश्चन देखने में लंबा लगते हैं, बड़े लगते हैं, वो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 1% भी नहीं है। हाँ, उनके छोटे छोटे पार्ट्स करके आपके सामने आ सकते हैं। मैं पूरा फील आपको दे देता हूँ कि ये तीसरे क्वेश्चन में किसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा। 2-3 क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो है। तो इनके क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या वो सीख लो। आप लोग को याद होगा मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। और ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी? तो रिएक्टिविटी सीरीज आप कहते हैं कि सर जब मेटल को उनके रिएक्टिविटी, उनकी क्रियाशीलता जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में हम रखें तो एक सीरीज मिलती है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। मैंने आपको ट्रिक के साथ याद भी कराया था रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद कराया था? मैंने बोला था ना कि याद कर लो, कालूनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, और इसके बाद बोला था मैं CUAUAG। तो ये एक क्रम है, एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में मेटल को आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम की जगह डिस्प्लेस करो, नहीं, जिस ऑर्डर पे मैंने लिख दिया उस ऑर्डर पे आपको लिखना होगा। और जितने भी टेबल में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बस आप एक बात जान लो कि टॉप पर जो मेटल होगा वो अपने से नीचे सभी मेटल को उनके साल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अब एक एक टेबल को उठा के चेक कर लेना कि कौन सा मेटल नीचे, अगर मेटल जिससे डिस्प्लेस करने के लिए बोल रहा है वो मेटल अगर ऊपर होगा तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, अगर वो मेटल नीचे होगा तो नो रिएक्शन। लिख के हट जाना, पूरा टेबल भर जाएगा, लंबा है, टाइम लेगा, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने बता दिया, ठीक। अच्छा, एक बात जानो, यहाँ इस रिएक्टिविटी सीरीज में जब
बॉटम टू टॉप जाते हो तो इनकी रिएक्टिविटी, मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उसके बेसिस पे आपके ये क्वेश्चंस लग जाएंगे। आइए हम बात कर लें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दे रहा हूँ, लगा के बोलना कमेंट सेक्शन में, नहीं लगेगा तो मैं बता दूंगा। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? Write the chemical reaction when iron react with dilute hydrochloric। क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है, कह रहा है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी। सब कुछ छोड़ दो, एसिड बेस साल्ट चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि बेटा जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर जाए तो दो चीज बनता है, एक तो साल्ट बनता है, और इन्होंने गैस की बात कह दी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो इनके मिल गया कि विच गैस इज रिलीजेस, आप लिखना हाइड्रोजन H2 गैस इज रिलीजेस व्हेन dilute HCl react with reactive metal, react with reactive metal। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि आयरन की रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 से और बता दीजिए क्या बन रहा है। बेटा FeSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अरे याद है तुम लोग, SO4 पे डबल माइनस होता है, Fe पे डबल प्लस, FeSO4 पे सल्फेट, तुरंत हाइड्रोजन गैस यहाँ से हो गई रिलीज। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दम नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन जो आपको मैंने बता रखा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है इस पेज का, इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि व्हाट would you observe when zinc is added to solution of iron sulfate। देखो अच्छी बात पूछी, कह रहा है जब आयरन सल्फेट, ये जिंक है, जब इसको ऐड करते हैं FeSO4 के सॉल्यूशन में तो आप क्या देखते हैं। देखो हम तभी कुछ देख पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि FeSO4 एक साल्ट आ गया, अरे बहुत कॉन्सेप्ट बता के तुम लोग को मैं बताया था, और एक मेटल आ गया। थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करो तो बताया था कि बेटा अगर रिएक्टेंट में एक साल्ट और एक मेटल आएगा तो आंखें बंद करके आप ये चीज जान लेना कि सर ये जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम आता है तो हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो इसमें हुआ क्या, जिंक की तो पूरी ख्वाहिश है कि ये आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, मैं रिएक्शन की बात बता रहा हूँ कि मेटल साल्ट देखा तो डिस्प्लेसमेंट का नाम याद आया, और डिस्प्लेसमेंट आया तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लिया। देखो ना, आयरन से ऊपर अगर जिंक है, अगर आयरन से ऊपर जिंक है तो आयरन इधर दिख रहा है, जिंक इससे ऊपर है, रिएक्शन पॉसिबल है। वही आपने पूछा कि क्या होगा, आप सीधा ये कहना कि जिंक जो है आयरन को कर देता है डिस्प्लेस, आयरन हो गया अकेले, और जिंक जुड़ता है सल्फेट के साथ, ZnSO4 बना देता है। और एक लाइन का इक्वेशन लिखोगे, नंबर जो आपका होगा आपको कंफर्म तरीके से मिल जाएगा। पेज नंबर 46 के ये 5 सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से आपने किए, आसान से क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ढंग से आप लोग नोट करते रहिए। बहुत कम ही पल में, बहुत कम ही टाइम में इंडेक्स के सभी क्वेश्चन हम पूरा कर लेंगे। 5 से 10 मिनट का टाइम और लगेगा, सीधे चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, पढ़ते रहेंगे। समर वेकेशंस का जो ये जो टाइम इंटरवल आपको मिला है इसका भी यूज अगर आप अच्छे टाइम से पढ़ने के लिए कर लें तो अच्छी बात है। गया वो छोटे बच्चों वाला टाइम भी इधर तो इग्नोर किया जाए, है ना। पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन पूछे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पेज नंबर 49 सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को अगर जानकारी दूं तो यहाँ मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे मैं कर चुका हूँ वीडियो में, बार बार नहीं बोलूँगा। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बस एक चीज में आपको जानना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चाहे जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे, किसी मेटल का पूछे, किसी नॉन मेटल का पूछे, किसी साल्ट का पूछे या किसी कंपाउंड का पूछे, याद कर लेना ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आर participated in
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स या साल्ट, या मेटल नॉन मेटल या साल्ट किसी का भी अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं और उनको डॉट लगा के दिखा देते हैं। सुनो, पहली बात इसमें आपसे पूछा है कि किसका दिखाओ। पहली बात आपसे पूछा है सोडियम का दिखाओ, आपने लिख लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने का सबसे पहला तरीका है कि कॉन्फ़िगरेशन करो बोरबरी के लॉ से। 281 आपने कह दिया सर लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं है, Na लिख के इसके ऊपर एक डॉट बना दो, वो एक इलेक्ट्रॉन को उनके दिखा दे। अच्छा, दूसरी बात इसमें आपसे पूछा है सोडियम के बाद ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी लॉ से कर लो 2 और 6। अच्छा, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 6। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन 2 4 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये डॉट स्ट्रक्चर की बात हो गई। बात याद रखना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए तब तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मैं 7 नहीं बनाने वाला हूँ। मैंने सीधा कहा कि जितना वैलेंस सेल में होगा उठा के छाप देंगे, यहाँ पे ऑक्टेट रूल को नहीं लगाएंगे। अच्छा, तीसरी बात आपसे शायद पूछा है कि मैग्नीशियम का बता दीजिए। मैग्नीशियम का 12 होता है, एटॉमिक नंबर सबको पता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम बना के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो ये हो गया आपके डॉट स्ट्रक्चर्स। ये जितने आपने बनाए ये क्या बना दिए, ये आपने बना दिए डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक, एलिमेंट्स के डॉट स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कंपाउंड के भी डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं, शायद अभी आगे पूछा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले में ये पहला पार्ट आपका, उसी में दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N2O सोडियम ऑक्साइड और MgO इन दोनों का फॉर्मेशन आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, ऊपर भी देख चुके हैं, यहाँ भी देखो। अच्छा, ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 और 6। आपको दिखाना बस एक चीज था कि सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इनके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे बनते हैं, तो वो देखो, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, सोडियम कितने दिख रहे हैं, 2। मैंने एक यहाँ सोडियम बना लिया और एक सोडियम बना दिया। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही बनाना है, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, यहाँ पे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 थे, 2 4 6 दिखा दिया। एक बार कॉन्फ़िगरेशन में नीचे कर लूँ कि सोडियम का था 281, ऑक्सीजन का था 2 और 6, इस सोडियम का था 281। करे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, सुनो एक बात थोड़ी अच्छे ढंग से सुनेंगे। सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज ही करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो एक बचेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन को भी 2 की जरूरत है और अगल बगल 2 सोडियम भी हैं एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये वाला भी सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। और अब ये हो गया कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके खुश और दोनों के एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके खुश हो गए ऑक्सीजन, और आपका बन गया कुछ ऐसा कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज ऑक्सीजन, फिर सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस चार्ज। आपको पता है कि सर प्लस और माइनस के बीच में लगता है एक अट्रैक्शन फोर्स, और ये अट्रैक्शन फोर्स को मैं बॉन्ड से ऐसे दिखा दिया। और प्लस माइनस मींस आयन के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और शायद आप ये जान रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आप क्या करना कि ये आयनिक बॉन्ड आपका बनेगा, और ये आपने दिखा दिया कि ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक, इसका दूसरा पार्ट आपका जो पूछा है वो पूछा है कि MgO का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो MgO का फॉर्मेशन देखने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर 282, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ऑक्सीजन अभी बच्चे ने देख लिया कि सर 8 होता है, 2 और 6, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी देख लेते,
मैंने कह लिया ये मैग्नीशियम बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को दिखा दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन बना लिया 1 2, और ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम ये चाहते हैं कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चले जाएं, तब अगर 2 को लूज करेंगे, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ड्यू टू फाइंडिंग देयर स्टेबिलिटी पोजीशन, एंड ऑक्सीजन आल्सो वांट टू एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ इट आल्सो वांट टू फॉलो द ऑक्टेट लॉ। अच्छा, हुआ क्या कि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया किसके पास, ऑक्सीजन के पास। याद कर लेना, अभी थोड़े से हाई स्टैंडर्ड में चलेंगे ना, तो मैं ये बताऊंगा कि डबल इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो वहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं रहता, और शेयरिंग का मतलब ये होता नहीं है मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास कमी होती है वो आके खुद गेन करता है, तो वन साइडेड शेयरिंग होती है, वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो वो जब बनेगा तब की बात बताऊंगा, फिलहाल के लिए ये जान लीजिए। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इनके ऊपर डबल प्लस चार्ज, और ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस चार्ज, और ऐसे आपका फॉर्मेशन होगा इसका Mg होगा। ये रहे आपके इस पेज के पहले के 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पेज क्लियर कर लूँ तो आगे की बात की। पेज नंबर 49 पे ही चल रहा है, एक आध क्वेश्चन धीरे धीरे देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचे, देख के सीधे एक्सरसाइज पे बात पे चलेंगे, घबराएंगे नहीं, बहुत प्यार से समझते हुए सब कुछ चलेंगे। जब तक एनसीईआरटी की बुक सामने नहीं रखेंगे भाई, चीज़ें सब हवा में होगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन याद कर लियो तो फिर अच्छी बात हो जाएगी। तो वही पेज 49 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पोर्शन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? 3rd पोर्शन आपसे कुछ ऐसा पूछा गया कि व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दीस कंपाउंड। अच्छा, कौन कौन से आयन प्रेजेंट थे, सुनो। Na2O में कौन कौन से आयन प्रेजेंट थे, तो सबसे पहला आयन था आपका सोडियम आयन, और इसमें जो दूसरा आयन आपका प्रेजेंट था वो था ऑक्सीजन, ठीक है। और इसी में दूसरा ये जो MgO लिए थे, इनमें भी 2 टाइप के आयन थे, पहला आयन था आपका Mg डबल प्लस, और दूसरा आपका आयन था ऑक्सीजन डबल, ठीक है ना। कितने टाइप के आयन पूछा तो वही मैंने बताया, सोडियम आयन 2 थे, ये कंफर्म हो जाए, ऑक्सीजन आयन 1, या मैग्नीशियम आयन 1 और ऑक्सीजन आयन। तो छोटी सी बात पूछा गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी पेज का पूछा है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो अच्छी बात है, मैंने आंसर लिखता हूँ फिर समझा रहा हूँ। बिकॉज द आयोनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर in compared to covalent bond, in compared to covalent bond। ये तो सिंपल एक लाइन का आंसर हो गया कि आयनिक बॉन्ड जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड के कंपेयर में देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसका Mp और Bp हाई होता है। Mp और Bp उसका क्या होता है, हाई होता है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि ये आयंस के बीच में बनते हैं, आयंस के बीच में बनने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब तुम बताओ, A और B से 2 बॉन्ड बन गए, A के ऊपर प्लस और B के ऊपर माइनस, ये बॉन्ड बन गया आयन, ठीक है। और यहाँ मैं बोल दूँ C और D से एक बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड बन गया कोवैलेंट, ठीक। अगर मैं दोनों को हीट करना स्टार्ट करूँ, और ये बॉन्ड आयनिक वालों को आप बोल रहे हो कि सर ये स्ट्रॉन्ग है, और कोवैलेंट को आप बोल रहे हो कि ये बॉन्ड जो है ये क्या है, ये वीक है। अगर मैं इसको 100 जूल या 100 जूल एनर्जी इसको मैं दे रहा हूँ और 100 जूल एनर्जी इसको भी दे रहा हूँ, तो अब मेल्ट करने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो A और B को मेल्ट करने से पहले इनके बीच के बॉन्डिंग को तो डिसोशिएट करने में कुछ एनर्जी जाएगी। मान लिया कि इनमें से 20 जूल एनर्जी यूज हो गई किसमें, इस बॉन्ड को डिसोशिएट करने में। तो इसमें क्या हुआ, इनका बीच का बॉन्ड तो इतना वीक था ना कि थोड़ा सा हीट पाया तो तुरंत डिसोशिएट हो गया, और ये टोटल एनर्जी किसमें यूज हो गई, ये C और D को मेल्ट करने में यूज हो गई। तो ये C और D जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, 100 जूल में ही हो जाएंगे, जबकि यहाँ AB को मेल्ट करने के लिए 100 जूल तो अभी था, रिक्वायरमेंट 100 जूल की थी, पर ये 20 जूल तो लॉस हो गया आपके बॉन्ड डिसोशिएट में, इसलिए इसका 120 जूल का यूज करने की जरूरत होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 120 जूल या 100 जूल क्या है, तो Mp और Bp समझ जाइए, इसको तो काम हो जाएगा।
कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है और कुछ नहीं। आप ये कह देंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं आयोनिक के वो हाई है 120 है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो कोवेलेंट है वो लो है, वो 100 है। ये एक एग्जांपल है संस्था आपको समझाने का। बाकी आप जान लीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव मींस आयंस के बीच बनने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक है, आते हैं हम सीधे लास्ट आपके अच्छा इंडेक्स के कुछ क्वेश्चन पर बच रखे हैं, बस एक दो क्वेश्चन होते हैं। पेज नंबर 53 पे आ जाते हैं, और पेज नंबर 53 पे क्या क्वेश्चन पूछ रखे वो देख लेते हैं। पेज नंबर 53 देखो, इनमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैंने वीडियो में करवा रखा है, तो उनको कराने से बार बार कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, वीडियो लंबी जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, पर मैं ऐसे ओरली एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। पूछा है मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, तो लिख दो ऑल थिंग्स which are dug out from earth called minerals, और ये डेफिनेशन आपके लिए पर्याप्त है। मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि जमीन के अंदर से ऐसे डिग आउट करके, मतलब खुदाई करके निकाली गई जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको ये बोल लो कि जितने सबस्टेंस होते हैं सब के सब क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। और इसी में दूसरी डेफिनेशन आपसे पूछा है ओर्स बता दो, तो अब ये ओर्स सुन लो, ओर्स और मिनरल में क्या अंतर है वो सुनो। तो ओर्स आपको हो गया कि द मिनरल्स in which percentage of particular elements is maximum and its extraction is beneficial for कॉमर्शियल स्केल। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं इन्होंने कहा कि जितनी चीजें अंदर से जमीन के निकाली जाती है वो मिनरल्स है, और उन मिनरल के एक्सट्रैक्शन मतलब प्योरिफिकेशन में जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा होता है, मतलब जिनके शुद्धिकरण में एक्सट्रैक्शन में जो पैसा खर्च हो वो कम फाइनेंस में ज़्यादा अमाउंट में अगर एलिमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो उस टाइप के मिनरल्स को आप क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ कि ये और ये दो मिनरल्स निकाले, ये भी एक मिनरल था और ये भी एक मिनरल, भी जमीन के अंदर से दोनों खुदाई करके निकाले। इसमें आयरन मिला आपको 20% इनके प्योरिफिकेशन करने के बाद, और इसमें आयरन आपको मिला 70%। आप ये कहेंगे कि सर दोनों मिनरल्स हैं पर परसेंटेज ऑफ मेटल इसमें ज्यादा होने के कारण आप इसको ओर्स कह लेंगे और इसको मिनरल पे ही छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये मिनरल्स थे। और सी पॉइंट आपसे पूछा है शायद कि गैंग क्या होते हैं। गैंग क्या होता है, तुम्हारी गैंग की बात नहीं हुई यहाँ। गैंग का मतलब ये है, आपको ये पता है कि कोई भी मेटल जब जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं तो वो फ्री स्टेट में नहीं होते। हाँ, कुछ अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो जो है कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और फ्री स्टेट का मतलब ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड है, सोना है तो जमीन के अंदर से चमकता सोना निकलेगा, उसमें भी बहुत सी इम्प्योरिटीज रहती हैं। तो किसी भी मेटल के अंदर से जो जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है, ऐसा आप बोल दो कि किसी भी ओर्स में या मिनरल में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसी को आप क्या कहते हैं, गैंग बोलते हो। तो द इम्प्योरिटी present in pores is called गैंग। ओर्स में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसी को क्या कहते हैं भाई, उसी को बोलते हैं आप गैंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 53 का क्वेश्चन 2 है कि नेम 2 मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। अगली वही बात कि कोई दो मेटल का नाम बताइए जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो बाबू एक तो गोल्ड होगा, ये इनर्ट मेटल के अंदर आते हैं, एयू इनका सिंबल एरम बोलते हैं ग्रीक वर्ड इसका। और दूसरा प्लेटिनम ले लो, इनका सिंबल की बात करोगे तो पीटी। अच्छा, इसी दूसरे में
अच्छा दूसरा कंफर्म हो गया। अगला बोल रहा है कि व्हाट केमिकल प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन अच्छा है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। सुनो ध्यान से, अगर ये मेटल ऑक्साइड है, मान लेंगे कि मेटल ऑक्साइड है और इससे हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, मेटल। इसका मतलब ये कि मेटल अलग होगा तो ऑक्सीजन दूर जाएगा ना, ये ऑक्सीजन हो गया दूर। और यही पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेटल के साथ ऑक्सीजन अभी जुड़ा है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में आया तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं कि नहीं। अरे यहाँ मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, प्रोडक्ट में आया तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। तो बहुत शौक से आप कहेंगे कि सर ये जो रिडक्शन नाम की प्रोसेस है इसका इस्तेमाल करके हम मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल अपना ऑब्टेन कर लेते हैं। और बार बार मैं बोला कि ये मेटलर्जी की जितने टॉपिक्स हैं, मैंने क्वेश्चन तो यहाँ करवा दिए, अभी इसके एक दिन दो दिन बाद आपका 15-20 मिनट का एक टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें पूरी मेटलर्जी आपको समझा दूंगा। मेटलर्जी बोले तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मींस जमीन के अंदर से मेटल किस प्रकार से निकलते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल कैसे निकलते हैं, मिडिल क्लास में जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं, और जो एकदम लेस्ट रिएक्टिव होते हैं वो कैसे। तो सबका एक्सट्रैक्शन मैं 3 पार्ट में करके आपका कर दूंगा, ठीक है। तो इस पेज 53 के भी सभी क्वेश्चन खत्म हो गए, लास्ट पेज बचा होगा और उनके भी क्वेश्चन को अगले 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। तुरंत उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा अच्छे ढंग से, जब आप भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। आइए इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन पूछ रखे, पेज नंबर 55। और पेज नंबर 55 के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो है कि मेटल ऑक्साइड फ्रॉम जिंक मैग्नीशियम कॉपर हीटेड विद द फॉलोइंग। वही डाटा की बात करते हैं, मैंने बोला टेबल देके पूछ रहे हैं, फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात पूछा। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपके जहन में बैठ गई है, दिमाग में बैठ गई, तो उसी रिएक्टिविटी सीरीज को उठा के ऑक्साइड और मेटल्स के कंपेयर करेंगे। अगर मेटल ऑक्साइड में जो मेटल यूज किया है और जिस मेटल से रिएक्शन की बात करा वो मेटल ऊपर हुआ तो रिएक्शन होगा, नहीं तो लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसान आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ते हुए निकल रहा हूँ, इतना बात समझते रहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच मेटल डू नॉट करोड इजीली। पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया, तो दो क्वेश्चन अभी तक मैंने होमवर्क आपको दे रखा है। व्हिच मेटल करोड इजीली, कौन से मेटल आसानी से करोड हो जाते हैं, तो आप सिंपली लिखना कि केमिकली इनर्ट मेटल, chemically inert metals does not corrodes easily। मतलब जो ऐसे मेटल जो केमिकली इनर्ट होते हैं, और केमिकली इनर्ट मेटल की अगर बात आप करेंगे तो कुछ भी लिख लीजिए ना, प्लेटिनम लिख लीजिए, Au लिख लीजिए, Cu लिख लीजिए, ATC, इन पे जल्दी से कोरोजन होता है, जो कोरोजन आपको दिख रही है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे इसने पूछ लिया कि एलॉय क्या होता है, और बहुत अच्छी टॉपिक है ये, एलॉय बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया। एलॉय क्या है, तो इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। एलॉय क्या है, तो 2 या 2 से अधिक मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको आप क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। ये तो बातें यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर हो गई तो ठीक, अगर यहाँ तक क्लियर हो गई तो ये आपको मैंने एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल के करा दिए सब। इसके तुरंत एक पार्ट दूसरी वीडियो आएगी, है ना। एक वीडियो लंबी जाती है तो दिक्कतें आती हैं, छोटी छोटी वीडियो है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, प्यार से आप देखते चलिए। इसके तुरंत बाद 20 मिनट का एक वीडियो आएगा जिसमें मेटल नॉन मेटल के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन सब खत्म कर लिए जाएंगे। तुरंत उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स की बात आएंगे, और ये सिर्फ क्लास 10 केमिस्ट्री की ही बात नहीं, उसका फिजिक्स का, बायोलॉजी का सेक्शन, और नॉट ओनली फॉर क्लास 10 आल्सो 9, 10th, 11th, 12th यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई सबके लिए आएंगे। एक एक वीडियो आएंगे, प्यार बना के रखिए, अच्छे ढंग से देखते रहिए, साथ सहयोग बनाइए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में।